उत्तर प्रदेश में सियासी समर अपने चरम पर है और सियासी समर में वार पलटवार तेजी से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है रिपब्लिक भारत को और उन्होंने चुनावी एजेंडा लगभग सेट कर दिया है। बताएंगे आपको क्या है। योगी आदित्यनाथ जो कि चुनावी रफ्तार में इन दिनों दिख रहे हैं, चुनाव के लिए, चुनाव तैयारियों के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने साफ कर दिया है कि विकास और राष्ट्रवाद को लेकर ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में आखिर किन बातों पर फोकस किया है, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले वो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में रखी है। यूपी में सुपर गठबंधन फ्लॉप हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ का यह सबसे बड़ा दावा है, क्योंकि अखिलेश यादव सुपर गठबंधन बना रहे हैं, लगातार छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवारवाद, वंशवाद ने लूट मचाई। ये योगी आदित्यनाथ का परिवारवाद को लेकर प्रहार था, जो परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने भी थोड़े दिन पहले निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा राज समाजवादी पार्टी, ये कहना था योगी आदित्यनाथ का। समाजवादी राज में कागज पर कामकाज हुए, यानी भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा पिछली सरकारों पर। बात पिछली सरकारों की हो रही थी तो बीएसपी भी लपेटे में आई। बीएसपी राज में बंदरबाट हुआ, यूपी को हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाया, ये उन्होंने कहा। ओवैसी एसपी बीएसपी कांग्रेस के एजेंट हैं, ओवैसी पर भी निशाना योगी आदित्यनाथ ने साधा। 2022 में विकासवाद का चुनाव, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है हमने, ये उन्होंने अपने शासनकाल के बारे में कहा। और उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर अखिलेश की वापसी होती है तो अयोध्या का नाम बदल देंगे, प्रयागराज का नाम अखिलेश बदल देंगे। और यह भी मांग की योगी आदित्यनाथ ने कि मुजफ्फरनगर दंगे पर माफी मांगे अखिलेश यादव। और उन्होंने कहा कि अखिलेश और ओवैसी की भाषा एक जैसी है। यह हम आपको क्रक्स बता रहे हैं, लब्बो लुबाव बता रहे हैं। ओवैसी और अखिलेश एक दूसरे के पूरक हैं। यह बड़ा हमला था योगी आदित्यनाथ का, जिस तरह से उन्होंने एक एक कर निशाना साधा। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आज बता दिया कि उनका जो निशाना रहेगा वो पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर रहेगा, करप्शन को लेकर रहेगा। वहीं यूपी में गन्ना वर्सेस जिन्ना की भी शुरुआत हो गई है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने आज क्या क्या कहा। अगले साल की शुरुआत में या फिर यूं कहें कि चंद दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यूपी की जनता योगी को उनके कामकाज के आधार पर मापेगी। योगी भी इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। योगी ने चुनाव से पहले अपने सियासी विरोधियों को आईना दिखाया। दंगों, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए माफी मांगनी होगी समाजवादी पार्टी को और खास तौर पर से अखिलेश यादव को माफी मांगनी होगी कि मुजफ्फरनगर में उन्होंने वहां के लोगों के साथ जो व्यवहार किया था, कोसी कला में जो किया था, दंगों की एक लंबी श्रृंखला चली थी प्रदेश के अंदर। उनके समय में प्रदेश के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे। इन सब दंगों के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। योगी के यही तेवर उन्हें दूसरे सीएम से अलग करते हैं। फिलहाल यूपी में सियासी पारा हाई है। जातिवाद, माफिया राज और सांप्रदायिकता से होते हुए अब जिन्ना पर तकरार तेज है और अब इस लड़ाई में खुद को सियासत की लैला बताने वाले भाईजान भी कूद पड़े हैं, जिनको सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। श्री अखिलेश यादव जी की और श्री ओवैसी की जो भाषा एक जैसी है। ओवैसी बोलता है कि हम अयोध्या का नामकरण कर बदल देंगे और यही भाषा अखिलेश यादव भी करते हैं कि अगर सपा आई तो वह अयोध्या का नाम फिर से बदल देगी, उनकी सरकार बदल देगी। क्या रखना चाहते? प्रयागराज का नाम फिर से बदल देंगे। ये दोनों की भाषा एक है, दोनों के बयान एक हैं, दोनों के कार्य एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। कुल मिलाकर सीएम योगी ने इस इंटरव्यू में बीजेपी का एजेंडा साफ कर दिया। 2022 चुनाव के लिए योगी ने रोड मैप तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी सुर्खियां बटोर रहा है। खासकर इस पर 3.5 किलोमीटर लगभग का एयर स्ट्रिप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सियासी समर का अखाड़ा बन चुका है। सत्ता दौराने की फिराक में जुटी बीजेपी इस बार पूर्वांचल को अपनी धुरी बनाना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी सत्ता तक रफ्तार भरने के लिए
इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट ले रही है। इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर छिड़ी सियासत को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। 2016 दिसंबर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी ने कर दिया था। जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मई 2017 में मैं इन सब की समीक्षा कर रहा था कि आखिर क्या प्रोग्रेस है, तो मुझे बताया गया जीरो। मैंने कहा अभी 6 महीने के बाद जीरो क्यों, प्रोग्रेस जीरो क्यों है 6 महीने के बाद? तो उन्होंने कहा साहब कार्य हो कहाँ, लैंड ही नहीं है, बिना लैंड के शिलान्यास किए जा रहे हैं। वैसे भारत में चुनाव WWF फाइट तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। हर चुनाव में एक बड़े मुकाबले की पूरी संभावनाएं रहती हैं। वैसे ही जैसे क्रिकेट प्रेमी भारत पाक मुकाबले का इंतजार करते रहते हैं। 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव की साख दांव पर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हार का बोझ उन्हें अपने ही कंधों पर ढोना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही प्रदेश में तकरीबन खत्म हो चुकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन का नुकसान भी सपा के खाते में ही गया। खैर, इस नफे नुकसान से इतर बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में इस बार विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ बनाम ऑल होकर रह गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जनता के बीच योगी आदित्यनाथ की अच्छी छवि, योगी सरकार की तैयारी और योगी के पीछे पूरे संगठन का पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाना। यह कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जो विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रही है। देखिए, गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भी गठबंधन हुआ था, 2 लड़कों की जोड़ी उस समय आई थी। आप सुबह मजाक के मूड में? नहीं, ये सच्चाई है जी। और एक महागठबंधन 19 में बना था, बुआ और बबुआ का। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सब की अराजकता को, इन सब के भ्रष्टाचार और बेईमानी को नजदीक से देखा है और एक सिरे से इन्हें नकारा था। इसलिए ये तो हमेशा होता रहा है कि एक जैसी विचारधारा के लोग अंततः निर्णायक लड़ाई में एक मंच पर आएंगे। जो नकारात्मक सोच के हैं, विध्वंसात्मक सोच के हैं, माफिया प्रस्त हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाले हैं जी, वे सभी एक मंच पर आएंगे। जाहिर है योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत कर चुनावी एजेंडा साफ कर दिया है। जहां बीजेपी विकास और गन्ने की मिठास को लेकर चल रही है, वहीं जिन्ना के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। यूपी चुनाव में गन्ना वर्सेस जिन्ना, गन्ने की मिठास बनाम जिन्ना की नफरत, अखिलेश पर योगी का जिन्ना अटैक। गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। यूपी चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं, ऐसे में यूपी का चुनावी पारा चलता जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो दूसरी ओर सीएम योगी हैं जो अखिलेश के हर हमले का जोरदार जवाब देने में लगे हैं। किसान का गन्ने का सवाल बहुत
बढ़ा है। सरकार ये कहती है लगातार कि हम 1 लाख से ज़्यादा 15,000 करोड़ या कभी 20,000 करोड़ रुपए हम पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन सरकार ये बताए आखिरकार गन्ने का बकाया कितना है। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। दंगों के लिए जिम्मेदार जिन्ना के वो अनुयायी जो सत्ता के शागिर्द बनकर के हर प्रकार की अराजकता को प्रदेश के अंदर बढ़ाते थे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तो इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। हालांकि योगी का यह हमला सिर्फ पलटवार ही नहीं था, बल्कि गन्ना बेल्ट को साधने के बहाने योगी का यह जिन्ना अटैक अखिलेश पर एक तंज था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ गन्ने की मिठास यूपी के चुनाव में क्यों घोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। आखिर गन्ना क्यों जरूरी है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य माना जाता है और है। देश की गन्ना फसल का 51% यूपी से आता है। यूपी से चीनी उत्पाद का 38% पूरे देश में हिस्सा है। देश की 520 चीनी मिलों से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें हैं। अकेले पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो यहां 55 से ज्यादा मिले हैं। इसलिए गन्ने की मिठास घुल रही है। आपको इन आंकड़ों को देखकर थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। 46 लाख किसान मिलों को गन्ना की आपूर्ति करते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एक वर्ग है ये। चीनी उद्योग से 6.5 लाख लोगों को सीधे और रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये गन्ना बेल्ट आखिर क्या भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आखिर गन्ना बेल्ट किस तरह से चुनावों को प्रभावित करता है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीट और आबादी के हिसाब से देश का यह सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहां सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है। समझिए, वही पश्चिम जो किसानों का गढ़ कहा जाता है। गन्ना तो वैसे अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में यह राजनीतिक पार्टियों के लिए कड़वा भी साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि गन्ने को सीढ़ी बनाकर राजनीति चमकाने वाले लोगों में गन्ने का कड़वापन किसके हिस्से आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव अक्सर गन्ने के मुद्दे पर जीते और हारे जाते रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की जीत हो या फिर 2017 में बीजेपी की बम्पर जीत हो, हर विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों ने अहम भूमिका निभाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना बेल्ट में मौजूद जाट समुदाय पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा था। यही वजह थी कि पश्चिमी यूपी के 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2017 में 51 सीटें मिली थी। अब सवाल उठता है कि जाटलैंड के नाम से मशहूर यूपी का पश्चिमी इलाका चुनाव में किसकी तरफ रहेगा। कुछ हद तक इसकी रूपरेखा खाप पंचायतें तय करती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये खाप पंचायतें बीजेपी की तरफ नजर आई थीं, लेकिन किसान आंदोलन के समय ये खाप पंचायतें पूरी तरह से आंदोलन के समर्थन में किसानों के साथ खड़ी थीं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा करके नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो ऐसे में खाप पंचायतों के रुख में
बदलाव की उम्मीद है। अलबत्ता किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में शुरू से ही कहीं दिखा है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। इसकी वजह भी यही है कि इस इलाके में ज्यादातर गन्ना किसान हैं और वो कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शुरू से हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी नई दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भारतीय किसान यूनियन इसी इलाके में ज्यादा प्रभावी है और इस वक्त किसान आंदोलन का नेतृत्व भी यही यूनियन कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई कुछ तो 60 से 70 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर गन्ना किसान हार जीत का मापदंड तय करते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें हासिल की थी, जबकि 2017 में बीजेपी की सीटों की संख्या 110 में से 88 तक पहुंच गई, जिससे बीजेपी को 2017 में कितनी बड़ी जीत मिली थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत पर धमाकेदार इंटरव्यू दिया, जिसके बाद विपक्ष की बेचैनी काफी बढ़ गई है और विपक्ष ने योगी के इंटरव्यू और उनके दिए गए जवाबों को लेकर पलटवार किया है। सुनिए विपक्ष का क्या कहना है। समाजवादियों को मौका मिल गया 2022 में, तो चाहे कोई भी स्थल की बात हो, चाहे बनारस की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे अयोध्या जी की बात हो, चाहे सहारनपुर की बात हो, चाहे आपको गाजीपुर और आजमगढ़ की बात हो, जैसा काम समाजवादी कर सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले वैसा सोच भी नहीं सकते, किसी जन्म में नहीं सोच सकते। और हमको मौका मिला तो उनसे ज्यादा अच्छा शानदार काम करके दिखा देंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री जी ने क्या करा है, मुख्यमंत्री जी की अपनी सरकार में क्या हुआ है, मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार के ऊपर ध्यान दें, दूसरे की सरकार के ऊपर सारे दोष मत देना, ये कोई बात नहीं होती कि आप पहले अपनी सरकार के ऊपर ध्यान दें कि आपकी सरकार के अंदर क्या हुआ है। तुम तो अपनी सत्ता बनाने के लिए अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी से भी समझौता करो तो वो पवित्र गठबंधन है, और अगर दूसरी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करे तो गुंडे माफिया हैं, अपराधी हैं। ये कौन सा तर्क है? उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर होना है, कितना रोजगार दिया, कितना नहीं दिया, क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया। जबान से ये कह देने से कि हमने विकास किया है, विकास नहीं होता। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। योगी जी से कह रहा हूं कि आप सब एक कमरे में बैठ जाइए, तय कर लीजिए आप सब मिलकर, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, कि दरअसल हम बी टीम किसकी हैं। मैं समझता हूं कि योगी जी ने असद साहब के बारे में, अकबर साहब के बारे में कहा था कि हैदराबाद छोड़ना पड़ेगा। असद साहब ने कभी नहीं कहा कि योगी जी को उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड छोड़ना पड़ेगा। हमारे नेता, हमारे लीडर कभी इस तरह की बात नहीं करते। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारी अपनी भावना है, धार्मिक भावना है, हम उसका कदर करते हैं। सर, पंचायत चुनाव राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, इस योगी राज में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं है और महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किसानों की तरफ। आज एक बार फिर से केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने आज क्या कुछ किया और किसानों की बैठक में क्या कुछ हुआ, ये आपको बताएंगे। लेकिन ट्रैक्टर मार्च तो टल गया है, एमएसपी पर तकरार अभी भी जारी है, ये खबर का लबोलुबाब है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राकेश टिकैत और बाकी किसान नेता आज बैठक के बाद मीडिया के सामने रूबरू हुए और मीडिया के सामने उन्होंने क्या बातें रखी ये हम आपको बताते हैं जल्दी से। कि ट्रैक्टर मार्च को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या बातें हुई। 29 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। 29 तारीख को संसद कूच नहीं करेंगे किसान, ये बड़ी जानकारी इस बैठक के बाद निकलकर सामने आई। 4 दिसंबर को किसान संगठनों की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 6 सूत्रीय मांग जो उन्होंने तैयार किया उस पर भी चर्चा करेंगे। ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी अंतिम फैसला इसी तारीख की बैठक को किया जाएगा। 4 दिसंबर तक सरकार सारे वादे पूरे करे। एक बार फिर से ये मांग आज बैठक के बाद दोहराई गई। किसान संगठनों ने मांग दोहराई और मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा, ये किसान संगठनों ने साफ किया है। 4 दिसंबर के बाद आंदोलन को और तेज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यह भी आज बैठक के बाद तय किया गया।
सरकार की अब तक की घोषणाओं से संगठन सहमत नहीं है, लेकिन आप एक तरफ देखिए कि किसान बिल वापसी का ऐलान हो चुका है, शीतकालीन सत्र में बिल आने वाला है, लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर कई और मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। एमएसपी पर कानून की गारंटी दे सरकार, यह मांग हो रही है। जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पीएम को लिखी चिट्ठी के जवाब का भी इंतजार कर रहे हैं। किसान संगठनों ने दरअसल एक खत प्रधानमंत्री को लिखा है जिसमें अपनी मांगों से अवगत कराया, उसका जवाब नहीं आया। यह किसान संगठनों ने कहा है सरकार से बातचीत को तैयार हैं हम, अगर सरकार बातचीत को बुलाती है तो हम बातचीत करने के लिए जाएंगे, यह किसान संगठनों का कहना है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से सुलह के संकेत दिए, किसानों की तरफ सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। आज केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ा कदम लिया गया है, एमएसपी को लेकर हो, चाहे वो पराली जलाने को लेकर हो, आइए इस खबर में देखते हैं। मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अपील के कुछ घंटे के बाद किसानों ने भी ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने का ऐलान कर दिया। ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। तो सवाल ये कि क्या एक साल से जारी तकरार अब खत्म हो जाएगा? क्या एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान मान जाएंगे? दरअसल ट्रैक्टर मार्च तो किसानों ने टाल दिया है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी पर लिखित गारंटी मिलने तक किसान अपनी मांगों से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोलो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार तीनों किसान कानून वापसी का बिल पेश करेगी। इसके साथ ही सरकार ने किसानों की कई और मांगे भी मान ली हैं, लेकिन किसान अब 4 दिसंबर को अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है, इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। एक तरफ जहां सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो दूसरी ओर किसानों का रुख थोड़ा नरम होता दिख रहा है, लेकिन एमएसपी पर किसान फिलहाल कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील के साथ कुछ किसान नेताओं पर सवाल भी उठाए। मुझे याद है जब 3 कृषि कानून बने थे, सबसे पहले टिकैत परिवार ने इसका समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी तो इसको 1993 में इसकी मांग किए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हम इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हन्नान मोहल्ला कब से किसान हो गए? खेती किसानी के बारे में क्या जानते हैं? योगेंद्र यादव कब से किसान हो गए? बात तो सही कि इनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ये उस हर आंदोलन को लीड करते हैं जो भाजपा विरोधी हो, भारत विरोधी हो, उस हर एक आंदोलन में इनकी सहभागिता हो जाती है। किसानों की 6 सूत्रीय मांग पर सरकार साथ नजर आ रही है। सरकार ने एक कदम बढ़ाए, लेकिन फिर डर कैसा है, या फिर डर के नाम पर सियासत की जा रही है? क्या है ये सरकार का साथ? आइए आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों की एक और बात मान ली है। पराली जलाने पर किसानों की मांग सरकार ने मान ली है। पराली जलाना अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसान संगठनों ने पराली पर सरकार से यह मांग की थी। एमएसपी पर सरकार ने कमेटी बनाने की घोषणा की है। एक बार फिर आपको बता दें, कमेटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। किसानों पर केस पर राज्य सरकारें फैसला करेंगी। मांग ये थी कि किसानों पर जितने केस हुए हैं आंदोलन के दरमियान उसको वापस लिया जाए। इस पर राज्य सरकार के पाले में गेंद डाला गया है। मुआवजे की मांग की गई तो उसमें भी सरकार का कहना है कि इसका फैसला राज्य सरकार करेगी। ये फैसला राज्य सरकार के पाले में जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना का एक नया वेरिएंट डरा रहा है। हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन WHO के साथ साथ दुनिया के कई देश कोरोना के नए वेरिएंट के सामने हाई अलर्ट पर जा रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तस्वीरें देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक बुलाई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम राजीव गौबा और कई ऐसे अहम अधिकारी और बड़े लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आज बैठक को लीड कर रहे थे और इस बैठक में सख्त हिदायतें दी गई हैं। और आपको बताते हैं कि ऐसा कोरोना है, ये WHO की स्पोकपर्सन है जिन्होंने आज चेतावनी दी है दुनिया के उन देशों को जहां कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना ने किस तरह की तबाही मचाई थी हमने देखा। एक बार फिर से नए वेरिएंट ने कोरोना के सामने आकर एक बार फिर से कोरोना का डर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना जिस पर वैक्सीन भी बेअसर बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि और क्लिनिकल ट्रायल्स अभी होने बाकी हैं। कोरोना का नया वेरिएंट सबसे खतरनाक बताया गया है, अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। WHO ने इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है। ओमिक्रॉन नाम का ये वेरिएंट है। इस पर वैक्सीन के असर की संभावना नहीं है, इसलिए हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे, इस पर वैक्सीन के असर की संभावना कम है। यानी वैक्सीनेशन हो चुके लोगों को भी हो सकता है ये वायरस, क्योंकि चीनी मूल वाले वायरस से ये अलग है। कोरोना का ये नया वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये 32 रूप बदल सकता है। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था, आपको याद होगा। इसके अलावा तीसरी लहर में ओमिक्रॉन तबाही मचा सकता है। यानी जिस थर्ड वेव की बात की जा रही थी वो थर्ड वेव आ सकता है। फिलहाल इसकी जानकारी मिल रही है। ओमिक्रॉन काफी तेजी से संक्रमण फैलाता है और ये खतरनाक है और खतरनाक तरीके से म्यूटेट कर जाता है। अब आपको बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की, उस बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद थे ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपात बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इसके अलावा राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, एक जो पीके मिश्रा हैं पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आपात बैठक में वो भी प्रधानमंत्री के साथ थे। राजेश भूषण हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो भी प्रधानमंत्री के साथ थे। वीके पॉल मेंबर हैं नीति आयोग के। ये बैठक इसलिए की गई क्योंकि नए वेरिएंट से खतरा पैदा हो सकता है। देश के कई राज्यों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देश के कई राज्यों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, आपको बता दें। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया ये हम आपको बताते हैं। इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, प्रधानमंत्री ने क्या हिदायतें दी इस बैठक के बाद, ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 6 हिदायतें जो सामने आई है उसमें हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। अफसरों से मुकम्मल तैयारी करने को कहा गया है इस बैठक के बाद कि पिछले बार वाले हालात नहीं बनने चाहिए, इस बार तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। निगरानी और कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती बढ़ाएं। अगर शक होता है, संभावना लगती है, तो तुरंत कंटेनमेंट जोन बनाकर इलाके को सील किया जाए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करे स्थानीय प्रशासन, यह भी आज की बैठक के बाद हिदायत दी गई। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट की समीक्षा की जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खोलने की बात की जा रही है, लेकिन इसकी समीक्षा होगी अब जबकि नया वेरिएंट सामने आ गया है। वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज में तेजी लाएं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है लेकिन दूसरी नहीं ली है। राज्य वैक्सीन के दोनों डोज समय पर पूरा करें, अपना टारगेट जो है वो समय पर पूरा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो दोनों डोज से जो वैक्सीनेशन है वो पूरा करके दें। इस बीच WHO ने दुनिया के उन देशों को चेतावनी दी है जहां ये संक्रमण पाया गया है और उन देशों को सतर्क रहने को कहा है जहां ये संक्रमण फैल सकता है। सुनिए WHO के स्पोक पर्सन ने क्या कुछ कहा। Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, दोनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का शक है। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए इनके टेस्ट के लिए इनके सैंपल्स को भेजा गया। हाल ही में अफ्रीका से ये दोनों लौटे और दक्षिण अफ्रीका में ये नया वेरिएंट बहुत कहर मचा रहा है। इसकी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में 2 कोरोना पॉजिटिव में ओमिक्रॉन वेरिएंट होने का शक है। टेस्टिंग के लिए इनके सैंपल्स भेज दिए गए हैं। फिलहाल इनके सैंपल्स जांच किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के नागरिक दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया है।
और कोरोना से कहां कोहराम मचा हुआ है, नए वेरिएंट ने कहां कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिसकी बात मैं अभी आपको बता रहा था, दक्षिण अफ्रीका मैप के जरिए आपको दिखाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में करीब 100 केस मिले हैं और ये अनट्रीटेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि इनको ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट करता है और बाद में ऐसे अटैक करता है कि लोग बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। बोत्सवाना की बात करें, करीब 10 केस वहां पाए जाने की खबर है। जिम्बाब्वे चलेंगे इसके बाद। जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां फिलहाल कई केस है, लेकिन पुष्टि यहां पर नहीं हो पाई है। फिलहाल सैंपल्स की जांच चल रही है। नामीबिया में 3 केस की खबर है, यहां भी पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। और जिस तरह से हमने पहले देखा है, कोरोना किसी एक देश में मिलता है, एक मुल्क में मिलता है और पूरे जो दुनिया है उसको कवर करता है। इजराइल में 1 केस की पुष्टि हुई है और कईयों की जांच अभी की जा रही है। हांगकांग में करीब 4 केस की पुष्टि कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से जो लोग भारत आएंगे उनकी टेस्ट की जाएगी, उनका RT-PCR जरूरी किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि एक्शन में किस तरह से राज्य सरकारें इस फैसले के बाद आने लग गई हैं, क्योंकि यह वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट सामने आ चुके हैं, जिसमें वैक्सीन आपकी रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर भारत में एक्शन शुरू हो गया है। कई राज्यों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। दरअसल पीएम मोदी की आपात बैठक और उसके बाद उनके निर्देशों को जैसे ही राज्यों तक पहुंचा, राज्य सरकारें हरकत में आ गईं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कई नई पाबंदियां लगा दी हैं और कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, ताकि महाराष्ट्र को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके, क्योंकि दूसरी लहर में महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल था और किसी तरह उस पर काबू पाया गया। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से भारत लौटे यात्रियों पर भारत सरकार के नियम ही लागू होंगे। घरेलू यात्रियों को या तो पूरी तरह से टीका लगा होना चाहिए या फिर उनके पास 72 घंटे पहले की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। टैक्सी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या किसी बस में प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइवर, हेल्पर और कंडक्टर पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और बस एजेंसी के मालिक पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। मतलब जिन्हें 2 डोज लग चुके हैं, उन्हें जब तीसरा डोज लगता है तो उसे बूस्टर डोज कहते हैं। भारत में वैसे तो 121 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, लेकिन इनमें ज्यादा संख्या सिंगल डोज वालों की है और फिलहाल बूस्टर डोज की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। ऐसे में राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के निर्देशों को गंभीरता से लेने लगी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात सरकार तेजी से हरकत में आई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस मामले पर हाई लेवल बैठक की और कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुजरात सरकार ने यूरोप, ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, हांगकांग से हवाई अड्डों पर उतरने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी हरकत में है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई जाए, खासतौर से वो देश जो कोरोना के इस नए वेरिएंट से प्रभावित हैं, उन देशों की यात्रा पर फौरन पाबंदी लगाई जाए। इसमें है ब्रिटेन, जोखिम वाले देश कौन कौन है, साउथ अफ्रीका, ये भी जोखिम वाले देश हैं, ब्राजील, ये भी जोखिम वाले मुल्कों में आते हैं, बांग्लादेश, ये भी जोखिम वाले मुल्कों में आते हैं, बोत्सवाना, यहां पर भी नए वेरिएंट होने की खबर है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चीन में कुछ केसेस मिले हैं, यहां से भी फ्लाइट को बैन करने की मांग की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जिस पर मांग की गई है कि यहां से आने वाले फ्लाइट्स को बंद किया जाए। लेकिन हम आपसे एक ही अपील करना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें, समय समय पर हाथ धोएं, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और कोरोना से अपने और अपनों का बचाव करें और देश का बचाव करें। यह भारत की बात है। मैं फिलहाल इतना ही, कल बड़ी खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।